दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूं कि ईश्वर ना करे कि नेपाल में जो कुछ हुआ ऐसा कभी हमारे देश में हो, ऐसा कभी ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि पड़ोस के जो भी हालात हैं उसको लेकर सरकार, मोदी का सिस्टम बड़ा सतर्क है, घबराया हुआ है। और आज इस घबराहट को राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा ही सरकार की हवा टाइट कर दी, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, नेपाल के अंदर तख्ता पलट होने के बाद, श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट होने के बाद, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने के बाद दोस्तों अब जेन जी से भारत की सरकार इतना डरी हुई क्यों है? आखिर जेन जी भारत के अंदर क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जेन जी को लेकर राहुल गांधी ने क्या बड़ा ऐलान किया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक लाइन के साथ इस वीडियो को शुरू करूंगा। क्या भारत में भी नेपाल की तरह राहुल गांधी तख्ता पलट कराना चाहते हैं मोदी जी का? नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूं कि ईश्वर ना करे कि नेपाल में जो कुछ हुआ ऐसा कभी हमारे देश में हो, ऐसा कभी ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि पड़ोस के जो भी हालात हैं उसको लेकर सरकार, मोदी का सिस्टम बड़ा सतर्क है, घबराया हुआ है। और आज इस घबराहट को राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा ही सरकार की हवा टाइट कर दी, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही उससे पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है। अब दोस्तों राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि देश के हालात ठीक नहीं हैं और संविधान को, सिस्टम को बचाने के लिए जो जनरेशन जेड है, यानी जेन जी है, युवा पीढ़ी है, उसको अब आगे आना चाहिए। अब राहुल के ये कहते ही पार्टी में, सरकार में, संगठन में, गुजरात लॉबी में जैसे हड़कंप मच गया। और कुछ ही देर में बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी युवाओं को, जेन जी को भड़का रहे हैं। और यहां तक कह दिया एक आध नेता ने कि राहुल गांधी युवाओं के जरिए, जेन जी के जरिए मोदी का तख्ता पलटना चाहते हैं। जरा सुनिए क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बीजेपी लीडर। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि लगता है कि जो जेनजी है, जो युवा पीढ़ी है, ये मोदी जी के साथ नहीं खड़ी है। ये डर सता रहा है बीजेपी को। ये कह देना कि हम जेन जी के साथ खड़े रहेंगे, बीजेपी नहीं खड़ी क्या जेन जी के साथ? जेन जी लोकतंत्र की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा करेगी, ये उम्मीद तो हर पीढ़ी अपनी अगले वाली पीढ़ी से रखती है। तो राहुल जी ने रख दी तो क्या गलत कर दिया? बीजेपी खुलकर कह दे कि वो जेन जी के खिलाफ खड़ी है, हम मान जाएंगे। अब दोस्तों राहुल गांधी जेन जी को कितना प्रभावित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और मोदी और शाह कैसे बचाव करते हैं, कैसे बचते हैं, एक नया रास्ता निकालते हैं, ये तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो जेन जी है, जेन जी ये है क्या, और इतना डर क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? इंटरनल रिपोर्ट है, कुछ पॉइंट्स आपके आगे रखना चाह रहा हूं। एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा और आपको लगेगा कि आखिर मामला संगीन है और सरकार क्यों डरी हुई है। अब सरकार क्यों डरी है, क्यों ये घबराहट है? राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि अर्बन नक्सल हैं, पूरे देश को भड़काना चाहते हैं, आग के हवाले कर देना चाहते हैं देश को। इस तरह की जो घबराहट भरी बातें हो रही हैं, इस पर तो मैं आऊँगा, वजह बताऊँगा आपको। लेकिन एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं कि भाई ये जेन जी है क्या, जेन जी है क्या और है कौन जेन जी, जिससे मोदी सरकार डरी हुई है? लाइन में कहूँ तो जो बच्चे 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, 1997 से 2012 के बीच, कुछ लोग 2015 भी ले लेते हैं, ये जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 से 28 बरस के आसपास है, 13 to 28, जिसमें वोटर की बहुत बड़ी संख्या है, इसको जनरेशन जेड कहते हैं, यानी जेन जी कहते हैं शॉर्ट में। 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको जेन जी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जेन जी से 1997 से 2012 2015 के बीच, नंबर एक, कई पॉइंट्स हैं लेकिन मैं 2-4 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। पॉइंट नंबर एक, जेन जी यानी 1997 से 2012 या 15 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए थे, ये एक बड़ा वोट बैंक है और ये 2029 में और भी बड़ा वोट बैंक होगा, 2029 वाले चुनाव में।
20 करोड़ से ज़्यादा। हो सकता है कि इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इतना बड़ा वोट बैंक है, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। यानी आप कह सकते हैं चाहे मंडल हो, कमंडल हो, रिलीजियस पॉलिटिक्स हो, कास्ट पॉलिटिक्स हो, थोड़ा हटके है उससे, थोड़ा हटके है पूरी तरह से जेन जी वाला, कहीं भी स्विंग कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, ये डिजिटल जनरेशन है दोस्तों। डिजिटल जनरेशन है, आप यूट्यूब जिसको आप देख रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम जिसको आप देखते होंगे, रील्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये डिजिटल जनरेशन उसी पर ही फोकस रहती है। ये टीवी, अखबार, मैगजीन नहीं पढ़ते, बिल्कुल। इनकी सारी ओपिनियन डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही बनती है। पॉइंट नंबर 3, इनके मुद्दे क्या मुद्दे हैं तो ये अराजनीतिक, अपॉलिटिकल, अपनी धुन में रहते हैं, लेकिन मुद्दे हैं इनके। नौकरी, जॉब्स, टॉप 1 इनकी प्रायोरिटी है, टॉप 1 इशू है। उसके बाद शिक्षा, एजुकेशन, उसका लेवल, इन्फ्लेशन, महंगाई, और कहीं कहीं भ्रष्टाचार भी। ये 3-4 इश्यूज़ हैं जो ये डिस्कस करते हैं। और नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट इशू, सबसे डिसाइसिव, जिसको लेकर सरकार घबराई है, ये जो जनरेशन है जेन जी, ये सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसकी वजह ये कि जब इनकी परवरिश हुई, जब ये बड़े हुए, तो इनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनको एक तरह से इनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, इनकी परवरिश का हिस्सा था, और इसीलिए इनकी ओपिनियन इसी सोशल मीडिया से जनरेट होती है। और आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक वायरल रील, सिर्फ एक वायरल रील इस पूरी जेन जी को प्रभावित कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने सोशल मीडिया को टच किया, स्विच ऑफ किया, चाहे इंटरनेट, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिना किसी कारण, तो ये भड़क सकते हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी ये जो टी शर्ट पहनते हैं, या स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, या कार्गोस पहनते हैं, या वॉक करते हैं, या फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करना चाहते हैं इसी जेन जी के साथ। और यही उनकी 2029 की तैयारी। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उनका जो फोकस है राहुल गांधी का बेरोज़गारी पर है, जॉब्स पर उनका फोकस है। डिजिटली वो प्रभावित करना चाह रहे हैं कांग्रेस, और आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस, डिजिटल बेस को बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी खुद रील्स बनाते हैं, खुद इंस्टाग्राम पे आते हैं, खुद फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, खुद ट्विटर पे सक्रिय हैं। डिजिटल बेस को बढ़ा रहे हैं कि इस जेन जी को अट्रैक्ट किया जा सके। और 2029 की तैयारी में जो फोकस है, मेन फोकस है राहुल गांधी का, या कांग्रेस का आप कह सकते हैं, अपोजिशन का, वो फोकस जेन जी पर है। जेन जी पर है क्योंकि 2029 में जो वोट बैंक है, ये 25% से बढ़कर 30% तक जा सकता है। सबसे बड़ा चंक होगा, सबसे डिसाइसिव होगा। और मैंने कहा कि एक ही रील अगर वायरल हो जाए तो पूरा डिसीजन स्विंग कर सकता है। डिसाइडेड लाइंस इस जेन जी की नहीं है, यानी पहले से कुछ प्री मेडिटेटेड थॉट नहीं है, किसी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। और दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या राहुल गांधी, ये जो जेन जी है, जो एक सबसे बड़ा, सबसे डिसाइसिव, सबसे वोलाटाइल, सबसे अनप्रेडिक्टेबल, आपको पता नहीं कि किधर जाएगा, ये नोटा पे भी जा सकता है, ये किधर शिफ्ट होगा ये पता नहीं, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट को, इसको कितना प्रभावित कर पाएंगे जेन जी को 2029 तक, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी वाकई क्या बहुत डरी हुई है? और जिस तरह की बातें आज रविशंकर ने करी, शाहनवाज हुसैन ने करी, या मोदी के कई मंत्रियों ने करी, यहाँ तक कि राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कह दिया, और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की घेराबंदी की तैयारी, मुकदमे की तैयारी कहीं ना कहीं लपेटना चाहती है बीजेपी उनको इस बयान पर। बहरहाल आगे क्या होगा, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का नेक्स्ट जेन जी है क्या और है कौन, गांधी का नेक्स्ट, जिससे मोदी सरकार डरी हुई है? जेन जी को लेकर होने क्या जा रहा है देश में, क्या कुछ हो भी सकता है, या फिर हिंदुस्तान को हम नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से कंपेयर नहीं कर सकते? यहाँ की जेन जी कुछ अलग है क्या? विषय गंभीर है, और इसलिए आज 4 मेहमानों को बुलाया। 4 मेहमान हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU के थिंक टैंक, टॉप थिंक टैंक, वहाँ के प्रेसिडेंट रहे प्रोफेसर चतुर्वेदी होंगे हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी होंगे, सोशल एक्टिविस्ट, उनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे होंगे, जो देश के मिजाज पर नजर 1997 से 2012 2015 के बीच कांग्रेस बीजेपी में चल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है।
मेरा सवाल चौधरी साहब ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई जेन जी जो युवा हैं 20-22 साल 25 साल, ये जो युवा हैं ये आगे आए। अगर वो युवाओं को का आह्वान कर रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं कि आप भाई आप आइए, मेन स्ट्रीम में आइए, संविधान की रक्षा करिए, तो इसमें बीजेपी को इतनी घबराहट क्यों? मैं बीजेपी की बेचैनी की बात कर रहा हूं, जैसे भय लग रहा है उसको इस आह्वान से। बीजेपी क्यों डर गई? बीजेपी इसलिए डर रही है क्योंकि 40-35 साल से नीचे का जो है हमारी आबादी 70% वही है। अगर उसने एक बार निर्णय ले लिया और नेपाल जैसे थोड़ा हालात हटके यहाँ पर पूरी पैदा तरह कर से दिए, जेन जी जो वाला। कोई भी नहीं चाहता, तो उससे ये डर रहे हैं कि हमने तो और ज्यादा गड़बड़ियां, नेपाल में इतनी गड़बड़ियां नहीं थी जितनी जिस पैमाने पर और जितनी संख्या में इन्होंने कर रखी है, इस चीज से घबराए हुए हैं कि सारे स्केलेटन बाहर आ जाएंगे, वोट चोरी आपकी पकड़ी जा चुकी है, आपकी सत्ता अवैध साबित हो चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं बढ़ते, ऐसा बिल्कुल। जलजला यहाँ पर भी आ जाए, इससे इनके अंदर भय है। जी ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। मैं जरा पांडे जी के पास आ रहा हूँ। ओंकारेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ युवा हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, फेसबुक पर रील बना रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आईफोन की जो लाइन लगी थी वहाँ पर हाथापाई चल रही है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो मैसेजिंग की है वो सही मैसेजिंग है, या इसका असर नेपाल में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, हमारे यहाँ असर की कोई गुंजाइश नहीं? देखिए, राहुल गांधी उन युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जिनका भविष्य पिछले 10 साल में अंधकार में हुआ है। आप किसी भी तरह से देखें, 2016 में मोदी सरकार ने वादा किया था कि 40 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे, स्किल्स देंगे, और इतने 5 नहीं, इसमें 8 साल से ज्यादा हो गए, 9 साल हो गए करीब करीब, और बमुश्किल कुछ एक करोड़ लोगों को वो स्किल दे पाए हैं, उनका भी ठीक से पता आता नहीं है। 5 मंत्री बदले गए एनएसडीसी में, 3 जो है सीईओ बदले गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। तो युवा, उस समय याद होगा मोदी जी के तमाम भाषणों में युवा रहते थे, सबसे युवा देश, हमारा इतना युवा, हमारा इतना युवा। लेकिन आज उन युवाओं की बात कोई नहीं करता, ना उन्हें स्किल दिया गया, ना रोजगार दिया गया, ना उन्हें। और दूसरा, नेपाल का जो सबक है उसको ठीक से समझना चाहिए। नेपाल का सबक ये है कि आप हमें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, हमारी ऊंची पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पा रही है, और बड़े घरानों के, बड़े घरों के जो जो शासक वर्ग है, उनके बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो कैसे दिन दूनी चार चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। उस पर से आप मेरा जो डिजिटल अधिकार छीन रहे हैं, एक्सप्रेशन का अधिकार छीन रहे हैं। इससे कुछ लोगों ने ये उसको कहने की कोशिश की कि अरे भाई फेसबुक छीन लिया तो बच्चों की तरह वो कर रहे हैं। बच्चे नहीं है, उनके पास टिकटॉक था। आज का युवा उसी मोबाइल में अपनी जिंदगी ढूंढता है, अपना करियर ढूंढता है, और एंटरटेनमेंट भी ढूंढता है, अपने गम को भी उसमें डुबाता है। और उस अधिकार को आप किसी तरह से, डिजिटल राइट्स को छीनते हैं, तो वो उबल पड़ता है। राहुल गांधी को ये दिखाई दे रहा है कि भारत के युवाओं में भी बहुत ज्यादा निराशा है, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं कि उनका भविष्य करे तो करे क्या। जो दौड़ होती थी शहरों में, गांवों में, वो फौज में भर्ती होने के लिए वो अग्निवीर तक सीमित रह गया। वो जाएं तो जाएं कहां? रेलवे की नौकरी घट गई है, तो जो बड़े संस्थान हैं उसमें नौकरियों को आपने घटा दिया। आप कह रहे नहीं पकौड़ा बेच लो, पकौड़ा बेचना उसको आता नहीं है। तो ये जो है, इस तरह के व्यवहार से, और बिहार में उन्होंने देख लिया कि युवाओं की स्थिति क्या है। वही युवा पागल होकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा में जा रहे थे। जाहिर है राहुल गांधी उसको टारगेट करेंगे। जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैं जरा प्रोफेसर चतुर्वेदी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आप तो भाई युवाओं के बीच ही रहे, युवा नेता भी थे अपने समय में, जेएनयू के आप अध्यक्ष थे, उसके बाद युवाओं को ही पढ़ाते रहे, ताउम्र पढ़ाते रहे। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे कि हमने देखा कि सबसे पहले अगर जेन जी की अगर क्रांति हमने देखी तो भारत में ही देखी। बांग्लादेश जेन जी है क्या और है कौन? 2012 जिससे मोदी सरकार डरी हुई है। कांड हुआ था तो कौन लोग थे? ये यूथ ही थे जिन्होंने पूरा घेराव कर दिया था और सरकार एकदम दब गई थी। लेकिन पिछले कई बरसों से इस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, खासकर यूथ विंग, बहुत कमजोर हैं? अगर आप देखें वो कारण है, या हम ये माने कि हमारा यूथ जो है यूनाइटेड नहीं है?
ये जो आप बता रहे हैं वो कारण तो है, लेकिन इससे बड़ा कारण है जिसको भी कायदे से कंसीडर करना चाहिए, वो ये 1997 से 2012 2015 के बीच यूथ की प्रॉब्लम तो है, उसमें असंतोष है, लेकिन वो असंतोष पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। और वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो इसलिए किसी भी पार्टी के पास नहीं, मोदी को मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उसमें निश्चित तौर पर अमेरिका और उसके संगठनों की भूमिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में थोड़ी सी भिन्न स्थिति है, भिन्न स्थिति इस सेंस में कि जो मोदी या आरएसएस के लोग वो ऑलरेडी अमेरिकी पक्षधर हैं, थोड़ा हटके पूरी तरह से जेनजी वाला, उनके द्वारा जो चलाई जा रही सरकार है उसे अस्थिर करने के लिए युवाओं को उत्प्रेरित करने में ये न तो पॉलिटिकली मदद करेंगे न बाहर से मदद आएगी। ये बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका इन नहीं पड़ते बिल्कुल तीनों स्थितियों में और भारत में ये बुनियादी फर्क है। ओके, नंबर एक, वो जो आपने बात की कि निर्भया कांड के समय किस तरह का प्रोटेस्ट था, उसका एक कारण है कि जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी वो प्रो अमेरिकी गवर्नमेंट नहीं थी। ये एक बड़ा इंटरनेशनल एंगल है इसमें। थर्ड चीज जो है वो ये कि स्टूडेंट का जो एंगेजमेंट है पिछले 11 साल में बेशुमार एंगेजमेंट बढ़ा दिया गया है बेरोजगारी के बावजूद। वो यूट्यूब में व्यस्त है, वो रील में व्यस्त है, वो और दूसरे नॉनसेंस में व्यस्त है, वो किसी भी सेंस के मसले पर पॉलिटिकल। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1997 से 2012 और 2015 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं भारत के अंदर, उनको जेनजी कहा जाता है, यानी कि जनरेशन जेड, यानी कि न्यू जनरेशन आप लोग कह सकते हैं। वो जनरेशन को भारत के अंदर जेनजी कहा जाता है या किसी भी देश के अंदर जेनजी कहा जाता है। दोस्तों, अब भारत के जेनजी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के जेनजी भारत का संविधान को बचाएंगे, भारत के लोकतांत्रिक देश को बचाएंगे। दोस्तों, नेपाल के अंदर जिस तरह से जेनजियों ने वहां पर अपना संविधान बचाया, अपना देश बचाया, क्या राहुल गांधी उसी तरह से भारत के अंदर भी तख्ता पलट मोदी जी का कराना चाहते हैं, जैसा कि दीपक शर्मा जी ने कहा? अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जाएंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।